हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन से हम लोग T20 टॉप 20 मतलब आप लोगों को पता चली गया है कि यहां पर टॉप 20 क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि साइंस के बायोलॉजी के लेसन नंबर, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है वह बेसिकली होगा जीवधारियों का वर्गीकरण और जैव विकास। ये हमारे टॉपिक रहेंगे। इस तरीके से मैं टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज, टॉप 20 एमसीक्यूज मैं आपको एक एक करके लेकर के आऊंगा, जिसमें हम लोग डिस्कशन के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। क्लियर है? तो एमपी पटवारी हेतु एमसीक्यूज के साथ तैयारी। ठीक, तो हम लोग का आज का जो सेशन रहेगा वो पूरा का पूरा जीवधारियों का वर्गीकरण और जैव विकास को समझते हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं, और ये श्रृंखला चलती रहेगी। हम लोग इसको कंटिन्यू बढ़ाते चले जाएंगे। पूरा बायोलॉजी इसी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने वाले हैं। तो जुड़ जाइए। इससे पहले कि साइंस का डर खत्म करने के लिए आप लोगों के लिए मैंने फिजिक्स की प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है। इन्हें फटाफट जाइए, उसे खत्म करिए। ठीक, और खूब भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो हम लोग आज शुरू करते हैं बायोलॉजी का लेसन 1, जिसका पहला क्वेश्चन है, इनमें से किन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता है? वर्गीकी का जनक, ठीक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इनमें से कौन है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा कैरोलस लिनियस। साथियों, कैरोलस लिनियस बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। अब यहां पर जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य और एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो हो सकते हैं वो सारी चीजें कवर की जाएगी और पूरा बायोलॉजी समझ में आता जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो पहला नाम याद कर लीजिए, नोट्स भी बनाते चलिएगा। कैरोलस लिनियस जो है वो वर्गीकी के जनक, वर्गीकी के टैक्सोनॉमी के जनक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाते हैं। तो आइए समझते हैं। कार्ल लिनियस या फिर कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, इनकी एक पुस्तक लिखी गई। पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी, जिसमें इन्होंने क्या वर्गीकरण का इनको डिस्कशन किया था। वर्गीकरण क्या होता है, किस तरीके से इन्होंने वर्गीकरण में दो जगत वर्गीकरण किया है ना, द्विनाम पद्धति करते हुए, ये यहाँ पर इन्होंने किया। ठीक, वे एक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री, चिकित्सक और जीव विज्ञानी भी थे। अगर वर्गीकी की टैक्सोनॉमी की बात करें कि क्या होता है टैक्सोनॉमी, नोट कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ दे। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकरण से संबंधित सिद्धांत तथा उसमें निहित प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, वर्गीकी कहलाता है। तो वर्गीकी क्या है? विज्ञान की यह एक शाखा है जिसके अंतर्गत वर्गीकरण कर रहे हैं हम लोग। वर्गीकरण मतलब प्लांट्स को, एनिमल को वर्गीकृत किया जा रहा है, तो उसका अध्ययन जो है वो टैक्सोनॉमी कहलाता है। इसे नोट कर लीजिए। कैरोलस लिनियस की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, ये एक फैक्ट आपको पूछा जा सकता है जो कि सिस्टेमा नेचुरी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे नोट कर लीजिए। आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। ठीक, द्विनाम पद्धति क्या होता है? ठीक है, जैसे कि होमोजीनियस, ठीक, होमोसेपियंस, ठीक, होमोजीनियस नहीं, होमोसेपियंस। जैसे कि होमोसेपियंस, ये द्विनाम है। यहां पर होमो एक अलग नाम, सेपियंस एक अलग नाम है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है यहां पर होमो किस चीज को स्पेसिफाइड कर रहा है, बता रहा है, सेपियंस किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये चीज कहलाती है द्विनाम पद्धतिकरण। ठीक है, द्विनाम नामकरण। तो सबसे पहले आप लोग कुछ समझ लीजिए कि द्विनाम नामकरण पद्धति किसने लाई? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा ये पद्धति लाई गई। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, द्विनाम पद्धतिकरण जो है, द्विनाम या नामकरण पद्धति, बायनोमस मेथड किसके द्वारा लाया गया? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा। कैरोलस लिनियस ने ही जीवों के नामकरण की द्विनामकरण पद्धति, बायनोमस मेथड की खोज की, जिसमें जो पहला शब्द है ये होमो, ये पहला शब्द वंश होता है। वंश जिसको जीनस कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में क्या है? जीनस। और जो दूसरा शब्द है जैसे सेपियंस, ये उसकी जाति है। क्या है? वो उसकी जाति है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्पीसीज। स्पीसीज, इसको नोट कर लो। तो जो पहला नाम है वो पहला नाम हो गया वंश, और दूसरा जो नाम हो गया वो हो गया जाति। तो जो द्विनाम पद्धतिकरण है उसमें
पहला नाम आपको याद रखना है कि वंश को बताता है कि ये किस वंश का है, और ये जो दूसरा नाम है वह जाति को डिनोट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा हो गया वंश और जाति। आंसर ए हमारा सही हो गया, आंसर ए सही हो गया। जैसे मनुष्य है, मनुष्य को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस बोलते हैं। साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम में पहला नाम पूछ रहा है तो आप बता दोगे वंश, दूसरा नाम हो गया जाति। इसे नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर, ठीक। अगर मजा आ रहा है इसी तरीके कंटेंट को तो आप लोग सपोर्ट करिए, दबा के सपोर्ट करिए, लाइक शेयर तो करिए ही करिए, दोस्तों तक, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको जरूरत है। बायोलॉजी समझ में नहीं आती है, इंटरेस्टिंग वे में मैं इतना अच्छा कंटेंट बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये चीज मैंने बता दिया कि कैरोलस लिनियस बहुत बड़ा नाम, जिसने दो जगत वर्गीकरण, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले किया, और इन्हीं को वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब यहाँ पर दो जगत वर्गीकरण मैंने अभी बताया, इन्होंने एक पुस्तक लिखी सिस्टेमा नेचुरी। उस पुस्तक में क्या क्या किया इन्होंने पूरे ब्रह्मांड के जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनको दो जगत में, दो बड़े किंगडम में इन्होंने डिवाइड कर दिया। एक किंगडम क्या है, एक किंगडम जो प्लांट हो गया, ठीक, और एक हो गया जंतु, जंतु जगत एक बोल दिया हमने, और एक हो गया पेड़ पौधे। पेड़ पौधे मतलब प्लांट, और ये हो गया एनिमल, लेकिन इन्होंने नाम दिया एनिमेलिया और प्लांटे। इसको बोला जाता है एनिमेलिया और प्लांटे, ठीक है। तो इसे आप लोग को ध्यान रखना है। दो जगत कौन से थे, दो बड़े किंगडम थे, एक हो गया एनिमेलिया और एक हो गया प्लांटे। एनिमेलिया और प्लांटे मतलब पूरे 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 जंतु एक साइड और पेड़ पौधे एक साइड। इस तरीके से इन्होंने दो जगत में पूरे के पूरे ब्रह्मांड के जीव जंतु पेड़ पौधों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इनको कहते हैं दो जगत वर्गीकरण के पिता, इनको कहते हैं वर्गीकी का पिता, टैक्सोनॉमी के फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये चीजें नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का अगला प्रश्न, पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया। अब देखो, दो जगत वर्गीकरण हमने पढ़ लिया कि कैरोलस लिनियस के द्वारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन, दो जगत वर्गीकरण दिया गया। अगला प्रश्न हमारा बोलता है कि किसने पांच जगत वर्गीकरण किया, मतलब पूरे के पूरे ब्रह्मांड के जीव जंतु पेड़ पौधे, छोटे छोटे सूक्ष्म कण वाले जो हमारे जीव हैं उनको भी उन्होंने क्लासिफाइड किया, और टोटल पांच बड़े किंगडम उन्होंने बनाए। कितने, पांच बड़े किंगडम बनाए। तो किसके द्वारा किया गया, तो यहां पर आंसर याद कर लो, आंसर है रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर ही हैं जो कि पांच जगत, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इनके द्वारा दिया गया। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक। पांच जगत वर्गीकरण के जो जनक हैं वो हैं रॉबर्ट विटेकर, ठीक। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं इसमें, ठीक। रॉबर्ट विटेकर आप लोग नोट कर लीजिए। पांच जगत वर्गीकरण जो है रॉबर्ट विटेकर ने दिया। इसमें जो पांच जगत हैं उनका नाम याद रखना जरूरी है। पहला जगत है मोनेरा, पहला जगत है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक फंजाई, चौथा है पादप प्लांटे, और पांचवा है जंतु जगत एनिमेलिया। इस तरीके से पांच जगत में किसने, रॉबर्ट विटेकर ने पांच जगत में क्लासिफाइड किया पूरे ब्रह्मांड के जीव जंतु और पेड़ पौधों को। क्लियर है। यहां पर इसके पहले जो मैंने बताया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें आपको जंतु और पादप सिर्फ दो ही जगत थे। एक था पादप जिसमें हम लोगों ने पेड़ पौधे, जितने छोटे से लेकर के बड़े पेड़ पौधे हैं उनको हमने देखा, और एक है एनिमेलिया मतलब जंतु, जितने भी जंतु हैं इनमें हमने डिवाइड कर दिया था। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया था। क्लियर है। यहां पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब पांच जगत वर्गीकरण में एक जगत हो गया मोनेरा, एक जगत हो गया प्रोटिस्टा, एक जगत हो गया कवक फंजाई, एक जगत हो गया पादप प्लांटे, और पांचवा जगत हो गया जंतु एनिमेलिया। इस तरीके से पांच जगत वर्गीकरण दिया गया रॉबर्ट विटेकर के द्वारा। इसको आप लोगों को नोट कर लेना है, और ये नोट्स बना लो, इसको नोट बना करके याद करते चलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जगत बैक्टीरिया का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने पांच जगत बताया, अब ये पांच जगत में किस जगत में बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे रॉबर्ट विटेकर जी हैं उन्होंने क्या किया, पांच जगत में डिवाइड कर दिया। इन्होंने प्लांट और एनिमल को अलग कर दिया। इस तीन में कहीं ना कहीं बैक्टीरिया होंगे। ये तो कवक, ये अलग हो गया। तो बैक्टीरिया वाला कौन सा है, मोनेरा जो है
वो बैक्टीरिया वाला जगत है। मतलब जितने बैक्टीरिया वाले छोटे छोटे जीव आएंगे वह मोनेरा वाले जगत में, मोनेरा किंगडम में पाए जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? नोट कर लीजिए। 4 ऑप्शन थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ। आंसर होगा आपका मोनेरा। नोट कर लो, ठीक है। मोनेरा जगत के बारे में आप लोगों को यहाँ पे नोट्स बना लो। क्या कि बैक्टीरिया का प्रतिनिधित्व करता है मोनेरा, और ये जो जगत है ये प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु से संबंधित जितने जीव हैं, जितने जीवाणु बैक्टीरिया हैं वह मोनेरा के अंतर्गत आएंगे। जितने भी टाइप के बैक्टीरिया हैं, जितने भी टाइप के जीवाणु हैं, वह सब के सब मोनेरा जगत, मोनेरा किंगडम में आएंगे। क्लियर? साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ये सभी इसमें शामिल हैं। अलग अलग टाइप के जितने भी बैक्टीरिया हैं। आपको बैक्टीरिया पूछेगा तो आपको सीधा बोलना है 5 जगत में से पहला वाला जो जगत है कौन सा? मोनेरा, उसमें आएगा बैक्टीरिया। नोट कर लीजिए। और प्रोकैरियोटिक जीव ये होगा, क्या होते हैं ये मैं भी आपको समझाता हूं, ठीक। आज का अगला प्रश्न, 5 जगत वर्गीकरण प्रोकैरियोटिक को सभी जगत में से किस में रखा गया है? खालिस्तान में रखा गया है। सभी 5 जगत में रखा गया है। 5 में से 4 में, केवल 3 में, या केवल 1 में? मतलब अभी मैंने 5 जगत बताए, उनमें से प्रोकैरियोटिक्स को कितने जगत में रखा गया है? इसके लिए पूरा स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, इसको समझ लो तब आपको समझ में आएगा। ये वाला आप लोगों को मैंने बताया कि रॉबर्ट विटेकर वे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण दिया था। वो कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। अब यहां पर समझो, जीवधारियों का जो हमने वर्गीकरण किया है उसमें भी हमने इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। क्या? पहला है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जीवधारी और यूकैरियोटिक जीवधारी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मैंने नहीं, विटेकर साहब ने, ठीक। और इन्होंने बोला जो कि प्रोकैरियोटिक में सिर्फ और सिर्फ मोनेरा जगत आएगा, सिर्फ मोनेरा जगत आएगा। और अभी हमने प्रश्न लगाया था कि मोनेरा जगत जो है वो सारे बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया वो सभी के सभी इसी मोनेरा जगत में आएंगे। तो आप मुझे बताओ, मोनेरा जगत प्रोकैरियोटिक में आ रहा है? आ रहा है। मतलब एक किंगडम ये वाला हो गया, ये दूसरा किंगडम, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। क्वेश्चन पूछा है कि प्रोकैरियोटिक कितने जगत के लिए है? तो आप बोलोगे मोनेरा के लिए, सिर्फ एक जगत के लिए, सिर्फ एक जगत के लिए। बट अगर प्रश्न पूछे कि यूकैरियोटिक कितने जगत इसके अंतर्गत आते हैं, यूकैरियोटिक के अंतर्गत, तो आप बोलोगे 4 जगत आते हैं। प्रोटिस्टा भी इसी के अंतर्गत आता है, फंजाई मतलब कवक भी इसमें आता है, प्लांटे जितने भी पेड़ पौधे हैं इसमें आता है, और एनिमेलिया मतलब जंतु भी इसी में आता है। क्लियर है? तो यहां पर हमारा आंसर क्या हुआ? केवल एक जगत। आंसर क्या हुआ? केवल एक जगत। तो 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक को सभी जगत में से केवल एक जगत में रखा गया है। आंसर डी, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसे भी नोट कर लीजिए। अब मैं आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर है प्रॉपरली समझा देता हूं, ठीक। इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, जिसके अंतर्गत मोनेरा आ रहा है, बैक्टीरिया, सारे के सारे बैक्टीरिया इस वाले जगत में आएंगे। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक को। तो यूकैरियोटिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है यूनिसेल्युलर और एक है मल्टीसेल्युलर। एक है यूनिसेल्युलर और एक है मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मतलब एक कोशीय जीव, एक कोशीय जीव, ठीक, बड़ी कर लो। यहां पर मल्टीसेल्युलर मतलब बहुकोशीय। सर ये क्या होता है? तो साथियों, वे जीव जिनके पास एक से ज्यादा सेल हों, एक से ज्यादा सेल होंगे तो मल्टीसेल्युलर कहलाएगा, बहुकोशिकीय कहलाएगा, ठीक है। और एक कोशीय मतलब यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय फिर बोलते हैं। यूनिसेल्युलर मतलब सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका होगी, इसमें एक से ज्यादा कोशिका है, इसमें सिर्फ एक कोशिका है। वे सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे इस वाले अंतर्गत आएंगे, इस वाले जगत के, जिनके पास एक सेल होगा। एक सेल वाले जितने भी जंतु आएंगे उनको बोलेंगे प्रोटिस्टा, उनको बोलेंगे प्रोटिस्टा जगत।
प्रोटिस्टा किंगडम। क्लियर है। यहां पर जो प्रोकैरियोटिक है इसमें भी सेल पाया जाता है, अभाव होता है, पर पूरी तरीके से क्या है वो डेवलप नहीं हुआ होता है। ठीक है। यहां पर जो यूनिसेलुलर है ये डेवलप हो चुका है, ये ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न अगर पूछता है कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक होता है कि नहीं होता है, ठीक है, तो आप बोलोगे होता है, सेल पाया जाता है, कोशिका पाया जाता है। ठीक है, कोशिका पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं बहुकोशिकीय आपके यूकैरियोटिक की बात कर लेते हैं, मल्टी सेलुलर की। तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है सेल वॉल जिसमें है, और एक है सेल वॉल नहीं है, विदाउट सेल वॉल और विथ सेल वॉल। इसको याद कर लो, कोशिका भित्ति, मतलब जिसमें कोशिका भित्ति होगा, कोशिका भित्ति पाई जाएगी, ठीक, और इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, कोशिका भित्ति नहीं, इतना याद रख लोगे। अगर कोशिका भित्ति नहीं है, मल्टी सेलुलर है, कोशिका भित्ति नहीं है, ठीक, तो आप बोलोगे वो एनिमेलिया है, वो जीव जंतु जगत कहलाएगा, जिसके अंतर्गत मनुष्य आते हैं। एनिमेलिया में ही कौन आता है? मनुष्य आते हैं। मनुष्य हम किस में आ रहे हैं? अब देखो, हम लोग इतनी पॉपुलेशन लेके बैठे हैं और ये 5 जगत है, 5 जगत में से हम लोग एनिमेलिया में आ रहे हैं, मतलब बंदर वाली श्रेणी, मनुष्य वाली श्रेणी, ये सारी श्रेणियां इसमें आती है। क्लियर है इतनी बात। अगर हम लोग बात करेंगे विथ सेल वॉल, मतलब जिनके पास कोशिका भित्ति पाई जाती है, उनको अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक तो फंजाई मतलब कवक, और दूसरा है प्लांटे मतलब पौधे, पेड़ पौधे, है ना, पादप बोल सकते हो, पादप जगत, पादप जगत। ठीक। अब यहां पर अगर आपके पास सेल वॉल है तो कवक कहलाओगे या तो पादप जगत कहलाओगे। इसमें भी अगर आप दूसरों पर आश्रित हो, हेट्रोटॉपिक हो, तो आप बोलोगे कवक हो। और अगर आप स्वपोषी हो, मतलब खुद पर आश्रित हो, मतलब भोजन के लिए आपको किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ता है, तब आप बोलोगे पादप जगत है। मतलब इसको हम लोग बोलेंगे स्वपोषी, ये सब नोट कर लो, स्वपोषी, और इसको बोलेंगे परपोषी, स्वपोषी और परपोषी। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको नोट कर लेना है और रिवाइज करते चलना है, इसको रट लेना है। मैंने 5 जगत को इस तरीके से समझा दिया। अब यहां उल्टा सीधा कैसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, आपको सीधा पूछा जाएगा इनमें से कौन से जगत में सेल वॉल पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है, तो सेल वॉल 2 ही जगत में पाया जाएगा, एक तो फंजाई है मतलब कवक है, और एक प्लांटे है मतलब पादप जगत है। उसमें भी ये जो है ये परपोषी है, मतलब खुद दूसरों पर आधारित हैं। जो कवक होते हैं दूसरों पर आधारित होते हैं, दूसरे के शरीर से भोजन लेते हैं। और ये होते हैं जो कि सनलाइट में अपना भोजन खुद बनाते हैं, पेड़ पौधे। तो ये हो गया हमारा विद सेल वॉल। और अगर बात करेंगे विदाउट सेल वॉल तो सिर्फ और सिर्फ एनिमल आएगा, एनिमेलिया वाला पूरा का पूरा किंगडम आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो जगत है इसको मैंने यहाँ क्लासिफाइड कर दिया है। यहाँ पर आपको उदाहरण वगैरह मिल जाएंगे कि जो पहला जगत है मोनेरा, उसमें जीवाणु, नील हरित शैवाल, आप लोग देखे होंगे काई वगैरह जम जाता है, नदी तालाबों के आसपास देखे होंगे हरी हरी शैवाल पाई जाती है। तो वो सारे के सारे जीवाणु और हरित शैवाल जो हैं मोनेरा में आएंगे, मोनेरा में किंगडम में आएंगे, मोनेरा जगत में आएंगे। इसे क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव का समूह है। बिल्कुल सही बात है सर, ये एक कोशिकीय जीव समूह है जिसका केंद्रक पूरी तरीके से क्या नहीं है, डेवलप नहीं हुआ है। यहाँ पर ये भी एक कोशिकीय है, बट ये क्या है, इनका केंद्रक डेवलप्ड हो गया है। इसको नोट कर लीजिए। आगे क्या है, इस जगत के सभी सदस्य सूक्ष्मजीवी होते हैं। कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक का अभाव होता है। ये चीज मैं बोल रहा हूँ, पूरी तरीके से डेवलप केंद्रक नहीं होता है, अभाव होता है विकसित केंद्रक का इसमें। और हम लोग बोलेंगे कि इसमें महत्वपूर्ण कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, इसलिए ये सब मोनेरा जगत में आते हैं। उदाहरण क्या है? जीवाणु, नील हरित शैवाल। अगला जगत क्या है? प्रोटिस्टा। इसमें भी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक है और ये प्रोकैरियोटिक है। क्लियर हो गया सर? इधर प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक वाला एक कोशिकीय ये जगत में आता है।
ठीक, जीवों का समूह है। इस जगत के जीवों में विकसित केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें विकसित केंद्रक नहीं है, इसमें विकसित केंद्रक हैं। लगभग द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग भी पाए जाते हैं, इसमें कोशिकांग अनुपस्थित हैं। इस तरीके से डिफरेंशिएट आप लोग कर सकते हो। डायरेक्टली अगर मैं ये बताता तो आपको समझ नहीं आता, इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर आपको रट लेना है जिस तरीके से मैंने बनाया है। क्लियर? इसके उदाहरण अगर बात करेंगे तो अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, ये सब के सब एक कोशिकीय जीव हैं जिनके पास सिर्फ एक कोश मतलब एक केंद्रक है। ठीक है, ये से याद कर लिया हमने। अब बात करते हैं तीसरा जो है कि कवक फंजाई, कवक जगत। इस जगत के सभी जीव अप्रकाश संश्लेषी होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस ऑकर नहीं करते हैं। ठीक, मतलब खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं। इसको हम लोग परपोषी भी बोलते हैं। और अगर स्वपोषी हैं, जो कि अगला हम लोग पढ़ेंगे प्लांटे वाला, तो वो किसके अंदर करता आएगा? वो आएगा हमारे विद सेल वॉल, मतलब मल्टी सेलुलर, मतलब बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक के अंतर्गत आएगा, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहां पर देखो, ये विषमपोषी हैं, दूसरों पर आधारित हैं। यूकैरियोटिक जीव का समूह है, बिल्कुल अभी समझ में आ गया हमको। अधिकांश कवक पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं, अतः इन्हें मृतोपजीवी भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है इनमें से किस जगत को मृतोपजीवी भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है फंजाई कवक। ठीक, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये एक कोशिकीय, इसमें कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जो कि एक कोशिकीय वाला होगा, लेकिन ज्यादातर इनमें बहुकोशिकीय पाया जाता है, मल्टी सेलुलर पाया जाता है। ठीक, एक कोशिकीय में कुछ एक्सेप्शन याद कर लो कि कवक ईस्ट जो है, खमीर जो है, वो एक कोशिकीय है। ठीक, जबकि बहुकोशिकीय में कवक, मोल्ड, फफूंद, ये जो फफूंद है ये बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर है, और एक कोशिकीय यूनिसेलुलर की बात करेंगे तो ईस्ट आता है। ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिख के नोट कर लो और रट लो। ठीक, प्रश्न यहीं से बनते हैं और कहीं से कुछ रॉकेट साइंस नहीं होता है। बढ़िया हमने स्ट्रक्चर वाइज समझ लिया प्रॉपरली, उसके बाद प्रॉपरली नोट्स बना लिया और रिवीजन कर लिया, साइंस बहुत आसान हो जाएगा, वरना डरते रहो। ठीक, अगला हम लोग देख लेते हैं चौथा, पादप जगत। इसकी क्या क्या विशेषता थी? तो यह कोशिका भित्ति पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक है। स्ट्रक्चर अगर बना लिया ये सारे याद हो जाएंगे। इनकी कोशिका के चारों ओर सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है। बिल्कुल कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। मनुष्यों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, ये स्वपोषी होते हैं, खुद पर आश्रित होते हैं, खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। सूर्य के प्रकाश में क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? सूर्य के प्रकाश में वायु जो है, वायु में जो भी जलवाष्प है, जल की मात्रा, और यहाँ पर जो खाना बनाया जा रहा है पौधों के द्वारा, वो प्रकाश संश्लेषण है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनका प्रमुख अवयव क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की उपस्थिति भी होगी और इसमें अपना खाना बनाएंगे। इस जगत के अंतर्गत समस्त पौधे आते हैं, ये चीज हमने समझ लिया। जंतु जगत की बात करते हैं तो ये अंतिम जगत है, पांचवा जगत है। यह सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनुष्य वाली जो जगत है, मतलब एनिमेलिया है, जिसमें जंतु जगत कहते हैं, इसमें बानर और बंदर वाली जो प्रजाति है, ये सब कुछ इसी जगत में आता है। तो यहाँ पर आप याद रखोगे कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी मतलब दूसरों पर आश्रित। अब आप बोलोगे सर खाना तो हम भी बनाते हैं घर में, तो हम तो सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। तो भैया सब्जी लेके आते हो, चावल दाल, तो वो क्या कर रहे हैं? वो खुद खाना बना रहे हैं, हम उनको सीधा तोड़ के पका के खा रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, समझिएगा। इसलिए हम लोग क्या हैं? विषमपोषी हैं। इस जगत के अंतर्गत समस्त जंतु आते हैं, सारे जंतु है वो इसी जगत में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 5 जगत को प्रॉपरली हमने समझ लिया। आगे के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। छठवां क्वेश्चन आज का, वंश प्रदर्शित करते हैं, वंश प्रदर्शित करते हैं। एक जीव को, अलग अलग जीवों के समूह को, घनिष्ठता से जुड़ी हुई जाति का समूह, या इनमें से कोई नहीं। पहले तो समझ लो कि वंश है क्या। ठीक, ये आपको जितने भी मैंने अभी जगत बताए हैं, उस जगत को इस तरीके से हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। जैसे कि देखो, सबसे ऊपर आता है कौन? किंगडम जगत। जैसे 5 जगत हैं,
5 जगत में कोई भी एक जगत हमने ले लिया, उस जगत को हमने किस में क्लासिफाइड किया, मतलब फाइलम में, संघ में क्लासिफाइड किया। मतलब एक जगत में कई संघ होते हैं और उन कई संघों में कई क्लास होती है, कई वर्ग होती है। उस कई क्लास में ऑर्डर होता है, गण होता है, उन गण में, ऑर्डर में फैमिली होती है, कुल होती है, उस फैमिली कुल में वंश होता है, जीनस होता है, और उस वंश में स्पीसीज होता है, जाति होता है। तो इस क्रम में आपको ये याद रखना है, इसी ऑर्डर में याद रखना है। क्लियर है? किसी भी जगत का प्रश्न बनेगा क्या, किसी भी जगत का सबसे छोटी इकाई क्या है, इनमें से कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा, परंतु सबसे छोटी इकाई होगी स्पीसीज। ये सबसे छोटी इकाई है किसी भी किंगडम का, किसी भी जगत का सबसे छोटी इकाई जिसको हम लोग बोलते हैं जाति, स्पीसीज। आपको इसी क्रम में याद रखना है। कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है, रेलवे के एग्जाम में इसका क्रम वगैरह पूछा गया था, तो इसे आप लोग याद रख लो। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, फिर स्पीसीज। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए। तो अब ये पूछ रहा था, प्रश्न क्या था, वंश प्रदर्शित करता है। क्या वंश जो है, पूरा का पूरा वंश एक जीव को प्रदर्शित करेगा? तो नहीं। अलग अलग जीवों को, समूह को, अलग अलग जीवों के समूह को कैसे प्रदर्शित करेगा? गलत। तो आंसर हमारा सी होगा, घनिष्ठता से जुड़ी हुई जाति का समूह। जो कि ऐसी जाति जो कि घनिष्ठता से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से काफी घनिष्ठ हैं, जुड़े हुए हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो वंश है। ऐसी जाति जो घनिष्ठता से जुड़ी है। अब आप देखो, यहां पर देखो, ये वंश है, ये कई जातियां मिलकर के एक वंश बनाएंगी। आपको समझ में आ रहा है? कई जातियां मिलकर एक वंश बना दिया। ठीक, सबसे छोटा क्या है? स्पीसीज, जाति है। ये हमने जातियों को आपस में मिलाया तो वो बन जाएगा जीनस, वंश। कई वंशों को मिलाया वो बन जाएगी फैमिली। कई फैमिली कुल को मिलाया वो ऑर्डर। कई ऑर्डर को मिलाया क्लास। कई क्लास को मिलाया फाइलम। कई फाइलम को बनाया तो एक किंगडम बन जाएगा। इस ऑर्डर में आपको याद रखना है। सबसे छोटी इकाई स्पीसीज याद रखना है। तो आंसर हो गया घनिष्ठता से जुड़ी हुई जाति का समूह। किसी जीव की पीढ़ी दर पीढ़ी घनिष्ठता से जुड़ी हुई जातियों का समूह वंश प्रदर्शित करता है। एक वंश के सभी जीवों में उनके अंग समानता होती है। ये नोट कर लीजिए। आज के अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला 7वां प्रश्न, निम्न में से किसमें सबसे कम समान लक्षण होते हैं? सबसे कम समान लक्षण, समान लक्षण यहां पर देखोगे, ये जितने भी हमने ऑर्डर पढ़े हैं इनमें समानता होगी, इनमें समानता होगी, तब वो किसी किंगडम में आएंगे। ठीक, अब इसमें से देखो अलग क्या है। देखो, हमने कुल पढ़ लिया, वंश पढ़ लिया, जाति पढ़ ली, ये कक्षा जो है ये अलग है, क्लास, ये कक्षा जो है ये अलग है। ठीक है, मतलब इसमें समानता नहीं होगी। बाकी कुल में समानता होगी, वंश में समानता होगी, जाति में समानता होगी, कक्षा में समानता नहीं होगी। इस ऑर्डर में कहीं कक्षा है क्या? नहीं है। तो आंसर हमारा कक्षा होगा। नोट कर लीजिए। ठीक, कक्षा वर्गीकरण कुल, वंश और जाति के ऊपर की सीढ़ी है, अतः इसमें अनेक जीवों को रखा जा सकता है जिसमें सबसे कम समान लक्षण होते हैं, सबसे कम समान लक्षण होते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये वर्ग जो है इसी को कक्षा बोल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सबसे ऊपर पाया जा रहा है। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वर्ग को ही कक्षा कहा जाएगा जो कि कुल से ऊपर है, वंश से ऊपर है, जाति से ऊपर है, इसलिए समानता सबसे कम इसमें पाई जाएगी। ठीक, जैसे स्पीसीज है, एक स्पीसीज की बात करेंगे तो वो आपस में बहुत ज्यादा समानता होगी। अगर हम जीनस की बात करेंगे तो जीनस में 2 से ज्यादा स्पीसीज होगी जिसमें समानता थोड़ा थोड़ा कम होगी। ठीक, अगर फैमिली की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे जीनस वंश आएंगे। इस तरीके से आपको समझना है। तो सबसे ऊपर क्लास है तो समानता कम होगी, इस तरीके से आपको समझना है। चलिए, तो कक्षा हो गया। अब बात करते हैं 8वें प्रश्न की, वर्गीकरण की आधारीय इकाई मतलब बेसिक यूनिट क्या है? अभी मैंने बताया सबसे नीचे कौन आ रहा है, तो स्पीसीज आ रहा है। स्पीसीज, तो इसे हम लोग याद कर सकते हैं, स्पीसीज, जिसको हम लोग जाति बोलते हैं। यूनिट सबसे छोटी इकाई। ठीक है, अगला प्रश्न, जैव विकास। अब यहां से जैव विकास के प्रश्न मैंने डाल रखे हैं। जैव विकास, ठीक है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, डार्विन ने, लैमार्क ने। तो जैव विकास को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा? लैमार्क के द्वारा समझाया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए। लैमार्क
पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जैव विकास मतलब जीवों का विकास क्रम कैसा होगा उस पर इन्होंने डिस्कशन किया। ठीक, लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? अब मैं यहां पर आपको सिद्धांतों को भी समझा दूंगा, जितने भी लैमार्कवाद हो गया, ठीक, या फिर अगर बात करें डार्विनवाद हो गया, लैमार्कवाद हो गया, डीब्रिच, ये सारी की सारी चीजें अभी हम लोग उत्परिवर्तनवाद, ये तीनों को अभी समझ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को याद कर लेना है, पहला जो प्रश्न था कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो जैव विकास को लैमार्क ने समझाया। उसके बाद आपको याद रखना है लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत विभिन्नताएं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जीवन संघर्ष, नए अंगों का अचानक विकास होना। तो इसका सही आंसर होगा उपार्जित लक्षणों का वंशागति। वंशागति को ये सिद्धांत बताता है। अब समझो कैसे उपार्जित लक्षणों का वंशागति समझो। जो लैमार्कवाद है, मतलब लैमार्क के द्वारा जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल दिया गया, उसमें यह बताया गया कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इसमें अंगों का उपयोग एवं अनुप्रयोग की धारणा के अनुसार अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ व सुविकसित हो जाते हैं। मतलब बहुत समय तक हम जिन अंगों का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, मतलब बहुत समय से हम जिन अंगों का प्रयोग कर रहे हैं वो सुदृढ़ होते जा रहे हैं, विकसित होते जा रहे हैं। और जिन अंगों का हम बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, उपयोग में नहीं ला रहे हैं, वो अंग धीरे 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 खत्म होता चला गया। जैसे कि बंदर की पूंछ, हमको भी वानर जाति का भी माना जाता है, मनुष्य को, समझ रहे हो, चिंपैंजी वाले श्रेणी में। तो हम लोग को ऐसा कहा जाता है कि हमारी भी पूंछ रही है। पहले पूंछों का उपयोग हम करना बंद कर दिए, क्योंकि पेड़ पौधे में लटकना बंद कर दिए, हम नीचे आवास अपना बना करके रहना चालू कर दिए, जिससे कि पूंछ हमारी धीरे धीरे खत्म हो गई। तो इस तरीके से क्या बोला जा रहा है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति, मतलब जिन अंगों को बहुत ज्यादा उपयोग में लाया जा रहा है वह विकसित और सुदृढ़ हो जाएगी, और जिनको नहीं लाया जा रहा है वह नहीं होगी। इस तरीके से जैव विकास हुआ। ऐसा सिद्धांत किसने दिया? तो ऐसा सिद्धांत दिया लैमार्क ने। इसी सिद्धांत को लैमार्कवाद कहते हैं। ठीक, इसके अलावा एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ये एक जिराफ है। जिराफ पहले घास खा रहा है नीचे, उसके बाद पेड़ पौधों को ऊपर डालियां, इससे ये पौधे मतलब पत्तों को खाने लगा, और उसके बाद और बड़े पौधे से अपना भोजन लेने लगा, और बड़े लेने लगा। इस तरीके से ये बड़े बड़े पेड़ पौधों से अपना भोजन लेते लेते इसकी गर्दन जो है, गर्दन लंबी हो गई, मतलब गर्दन का विकास हो गया, सुदृढ़ हो गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं लैमार्कवाद जो है वह कहता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसे नोट कर लो फटाफट। यहां पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोग ये देख लीजिए कि यह जो पहला तर्कसंगत सिद्धांत है जैव विकास की परिकल्पना के लिए, जैव विकास की परिकल्पना में पहला सिद्धांत है जो कि तर्कसंगत है, जो कि प्रूफ बताता है कुछ। ठीक, डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया था एक पुस्तक जिसका नाम है फिलॉसफी जियोलॉजिक। फिलॉसफी जियोलॉजिक, जितने पुस्तक मैंने बताए अभी तक उनको याद रखना है। सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई? जल्दी कमेंट में बताओ, मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया था। ठीक, तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई फिलॉसफी जियोलॉजिक, इसी में इन्होंने लैमार्कवाद को समझाया था। नोट कर लीजिए। ठीक है, ये देखो, जिराफ की गर्दन लंबा होना, सर्पों की टांगों का अभाव, ये सब क्या हुआ? धीरे धीरे विकसित होते चले गए। मतलब इनकी टांगें यूज में नहीं आई, ये रेंगना चालू कर दिए, इसलिए टांगें गायब हो गई। इनकी गर्दन लंबी हो गई क्योंकि समय के साथ विकास हुआ इनका। चलिए अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न की बात करते हैं। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जीवों का प्राकृतिक चयन मतलब लैमार्क, डार्विन, डी ब्रिज या मेंटल। तो जीवों का प्राकृतिक चयन जो दिया गया वो डार्विन के द्वारा दिया गया, और इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसको हम लोग डार्विनवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्विनवाद कहते हैं। क्या है डार्विनवाद? यह सिद्धांत कुछ तथ्यों पर आधारित है। ये 4 तथ्य हैं, इनको रट लेना है। इन 4 में से कोई भी पॉइंट बना करके प्रश्न बन सकते हैं। पहला पॉइंट है जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति, मतलब ओवर प्रोडक्शन की क्षमता। यहां पर डार्विन कहते हैं कि जो जंतु ओवर पॉपुलेटेड होगा तो क्या होगा? प्रकृति में अगर कोई भी आपदा आए या कुछ भी हो
उस जंतु का बचना ज्यादा प्रोबेबिलिटी प्रतिशत है वो ज्यादा होगी कि वह जंतु बच जाएगा, उसके कुछ कुछ संख्या तो बच ही जाएगी। मतलब जिन जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में संतान उत्पत्ति करते हैं, वो जीव बचे रहेंगे लंबे समय तक। तो डार्विनवाद किस चीज को बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, मतलब ये प्राकृतिक, मतलब प्रकृति में जितने जीव जंतु हैं वह खुद चुनाव करते हैं कि वो कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, किस तरीके से रह रहे हैं, वही तो चुनाव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? और अगर सेकंड नंबर की बात करते हैं तो जीवन संघर्ष, जिन जीव जंतुओं का संघर्ष बड़ा होगा, मतलब वो लड़ना जानते हैं, वो किसी भी परिस्थिति में लड़के आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो दूसरे जीव की बात हो। मतलब एक होता है ना कि डायनासोर आ गया, वो सारे छोटे जीव जंतु को मार सकता है, एक ये बात आ सकती है। और एक हो सकता है कि हमारा जो वातावरण है, जलवायु है, वह परिवर्तित हो जाए, तो उसमें जो एडॉप्ट कर जाएगा, उसमें जो संघर्ष कर पाएगा, वो जीव बचा रहेगा। ठीक, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, विभिन्नताएं और इसकी वंशागति, वेरिएशन, मतलब हमारे पास विभिन्नताएं हों, हम हर एक कंडीशन में रह सकें। ठीक है। और योग्यतम की उत्तरजीविता, जो योग्य होगा वो जीवित होगा, ऐसा कहते हैं डार्विन। और इस तरीके से 4 पॉइंट को बताते हुए डार्विनवाद को समझाया इन्होंने, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। इनका पूरा नाम चार्ल्स डार्विन है। ठीक, इसको याद कर लो। नोट कर लिया? आगे अगला प्रश्न, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया? योग्यतम की उत्तरजीविता, ये मैंने बोला था 4 पॉइंट हैं, इनको रट लो। इसको डायरेक्टली पॉइंट बना करके प्रश्न पूछेगा, और जितने प्रश्न यहां करवा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। तो किसने दिया योग्यतम की उत्तरजीविता? डार्विन ने दिया। तो आंसर हो गया हमारा डार्विन। जो योग्य है वो जीवित रहेगा। योग्य मतलब जो सबको लड़ सके, लेकर के चल सके, योग्य वो कहलाएगा। ठीक है। डार्विनवाद मतलब योग्यतम की उत्तरजीविता, डायरेक्टली इस वर्ड को याद रखोगे। अगला प्रश्न, उत्परिवर्तन म्यूटेशन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो डार्विन तो हो गए, अरस्तु तो है नहीं, मेंटल है नहीं, तो इसका आंसर होगा डी ब्रीज। डी ब्रीज को हम लोग उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, डी ब्रीज। ठीक है। डी ब्रीज जो है, क्या दिया इन्होंने? उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन थ्योरी, जिसके अंतर्गत क्या हुआ? इसके अनुसार नई जाति जो है, जो नई स्पीसीज है, उसकी उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट एवं स्थायी वंशागत आकस्मिक उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। जाति का पहला सदस्य जिनमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है, उत्परिवर्ती म्यूटेंट कहलाता है। मतलब देखो, वंश चला आ रहा है। ठीक है। वंश चला आ रहा है, जो जाति आई, मतलब कई जातियां मिलकर वंश बनी थी, मैंने अभी समझाया था। उनमें कोई जाति का कोई भी जीव अगर नया विकास कर ले, मतलब कुछ वंशागति करते करते क्या हो जाए, एक ही बार में स्पष्ट और स्थायी वंशागत आकस्मिक उत्परिवर्तन, कुछ नया उत्परिवर्तन कर दे, मतलब वो पहला म्यूटेंट कहलाएगा जो जीव करेगा। और इस थ्योरी को क्या कहेंगे? इस थ्योरी को म्यूटेशन थ्योरी कहेंगे, मतलब उत्परिवर्तनवाद कहेंगे। मतलब जाति के विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। ये चीज आपको नोट कर लेना है और याद कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उत्परिवर्तनवाद को डी ब्रीज के द्वारा दिया गया। जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। इन्होंने अपना पहला प्रयोग कहाँ किया? सांध्य प्रिमरोज अर्थात आइनोथेरा लैमार्कियाना, ये वर्ड आपको याद रखना है अगर हो जाए तो। ठीक है, वरना घबराना नहीं है। ठीक, आइनोथेरा लैमार्कियाना नामक पौधे पर इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये प्रश्न बना है कि जो डी ब्रीज हैं उन्होंने किस पौधे पर अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था? तो आइनोथेरा लैमार्कियाना। ठीक, हिंदी में सांध्य प्रिमरोज, सांध्य प्रिमरोज। ठीक है, याद हो जाए तो कर लीजिए, वरना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसे नोट कर लीजिए, क्या होता है उत्परिवर्तनवाद। इस तरीके से हमने 3 सिद्धांत देख लिए जैव विकास में। ठीक है,
उनको आपको याद करते हुए चलना है। बिल्कुल मैं दावा कर रहा हूं कि प्रश्न बनेगा। ठीक है, विज्ञान की शाखा जो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से संबंधित है उसको बोलेंगे सूक्ष्म जैविकी। डायरेक्टली आपको प्रश्न याद होगा। जो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकने वाले जीव हैं उनको बोलते हैं सूक्ष्म जीव, है ना, और उसके अध्ययन को बोलेंगे सूक्ष्म जैविकी। याद कर लीजिए। ठीक, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म जैविकी कहलाता है, जो कि एक कोशिका समूह जंतु होते हैं जिसमें एक कोशिका होती है। ठीक, अमीबा और पैरामीशियम खालिस्तान के सदस्य हैं। प्रोटिस्टा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, एनेलिडा। तो मैंने आपको याद करवाया था, अभी मैंने 5 जगत बताया है, उसमें मैंने आपको बताया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जगत, जंतु जगत, 5 जगत मैंने समझाए और उसमें एग्जाम्पल भी बताया था। तो यहां बताओ उनमें से क्या ये प्रोटिस्टा आपको याद है? तो प्रोटिस्टा में ही अमीबा और पैरामीशियम आते हैं जो कि एक कोशिकीय जीव हैं, एक कोशिकीय जीव हैं और जिनका केंद्रक विकसित है। ठीक है, तो प्रोटिस्टा का केंद्रक विकसित है और मोनेरा का केंद्रक विकसित नहीं है, वो भी एक कोशिकीय था। इस तरीके से आपको आपस में इंटरलिंक करके याद करोगे तो याद होगा और साइंस इजी हो जाएगी। नोट कर लीजिए, प्रोटिस्टा हो गया। अगला प्रश्न, द्विविखंडन इनमें से नहीं पाया जाता, मतलब 2 भागों में विभाजित हो जाएं और नए जीव का निर्माण हो जाए। पहला है अमीबा, पैरामीशियम, केचुआ, प्लैनेरिया। अमीबा को आप आधा आधा काट दोगे तो ये द्विविभाजन के द्वारा प्रजनन करते हैं, मतलब द्विविभाजित हो गए तो एक जीव ये बन गया, एक जीव ये बन गया। पैरामीशियम भी ऐसा होता है, केचुआ ऐसा नहीं होता है। केचुआ अलग अलग होने के बाद 2 केचुआ नहीं बनते हैं। आंसर क्या होगा? द्विविखंडन केचुआ में नहीं पाया जाता, बाकी सब में पाया जाता है। इसे नोट कर लीजिए। ये कुछ फैक्ट हैं कि केचुआ के शरीर में 100 से 120 तक के खंड पाए जाते हैं। मान लेते हैं केचुआ कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से खंड पाए जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, अमीबा, यूग्लिना, जियार्डिया उदाहरण हैं। शैवाल, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो आंसर क्या होगा? प्रोटोजोआ के उदाहरण है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। बाकी फैक्ट नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न 18वां, निम्न में से कौन सा जीव प्रोटिस्टा जगत से संबंधित नहीं है? प्रोटिस्टा जगत से संबंधित नहीं है, यूग्लिना, अमीबा, पेनिसिलियम या पैरामीशियम। तो आंसर है पेनिसिलियम। पेरिसिलियम जो है ये प्रोटिस्टा जगत से संबंधित नहीं है। बाकी अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम प्रोटिस्टा जगत के हैं। तो इसको नोट कर लोगे, याद कर लोगे। ठीक, यहां पर एक पॉइंट, जितने जलीय यूकैरियोटिक जीव जो हैं वो सब प्रोटिस्टा जगत में आते हैं, तो इसको भी याद कर लोगे, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राणी जगत का कौन सा जीवधारी जिनमें परिभाषित केंद्रक नहीं होता है लेकिन उसका शरीर बहुकोशिकीय होता है? मैंने अभी समझाया था स्ट्रक्चर में, बहुकोशिकीय है, मल्टीसेल्युलर है, ठीक है, और केंद्रक नहीं है। तो आंसर क्या होगा? मोनेरा। ठीक, मोनेरा में बहुकोशिकीय हो सकती है, एक कोशिकीय भी हो सकता है। ठीक है, ज्यादातर एक कोशिकीय वाले होते हैं मोनेरा में, इसको याद रखना है। लास्ट प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनधारी हाथी, दरियाई घोड़ा, नील व्हेल, गोरिल्ला। तो आंसर होगा नील व्हेल। तो इस तरीके से हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप इस वे में आपको पूरा का पूरा लेक्चर मजा आया। मैंने पूरा समझाते हुए टॉपिक को समझाया, क्वेश्चन सॉल्व किए, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए, टॉपिक भी समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हमने लिख लिए। इस तरीके से अगर आपको कंटिन्यू पढ़ना है, इस सीरीज को हम कंटिन्यू लाएं, तो कमेंट में आप लोग जबरदस्त कमेंट करके सपोर्ट करिएगा, शेयर करो और लाइक जरूर करो। ठीक है, तभी हमारा परिवार, रमा परिवार, श्री रमा एकेडमी परिवार बड़ा होगा। हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओ और बाकी के सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ जाओ। ऐप तो फटाफट डाउनलोड कर ही लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पीडीएफ वगैरह अवेलेबल करा दी जाएगी और यहाँ पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, उसे अवेल कर सकते हो। तो तब तक के लिए अपना स्वास्थ्य बनाए रखिए, जबरदस्त पढ़ाई करिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।